स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सबसे पहले मौसम विभाग के अलर्ट की बात कर लेते हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है खरगोन के लिए, अलीराजपुर के लिए, झाबुआ, धार और रतलाम के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। बुरहानपुर, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर में ऑरेंज कैटेगरी का ही अलर्ट है। बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा में येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ में भी येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश जिस तरीके से परसों रात से हो रही थी और जो हालात कल बने हैं उसके बाद हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हर तरफ चाहे नदी हो, तालाब हो, सब कुछ लबालब हो चुका है। बांध भी पूरी तरीके से भरा गए हैं और कई जगहों पर बांध के गेट खोलने पड़े हैं, चाहे वो इटारसी के बांध की बात हो या फिर वो बरगी बांध की बात हो। इसके अलावा भोपाल के भदभदा के डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं, इंदौर के यशवंत सागर डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं, तवा डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं। और मौसम विभाग ने इस बीच एक और अलर्ट जारी किया है और अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग अलर्ट कैटेगरी का ये अलर्ट है। येलो कैटेगरी का भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, खंडवा, हरदा और बैतूल, यहाँ पर येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। तो मंदसौर, नीमच, आगर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, यहाँ पर ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया, यानी भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा अति भारी बारिश वाले अगर ज़िलों की बात की जाए तो रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन, यहाँ पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी रेड कैटेगरी का ये अलर्ट यहाँ इन 5 ज़िलों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी जो ज़िले हैं वहाँ ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, खासतौर पर 5 ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। जी बिल्कुल पुनीत, कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आज भी मौसम विभाग का कहना है कि जो 5 ज़िले हैं वहाँ पर सिस्टम पहुँचा हुआ है और उसी सिस्टम की सक्रियता की वजह से लगातार वहाँ पे अति बारिश होगी, इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि कई अलग ज़िलों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यदि हम राजधानी भोपाल संभाग की बात करें तो सीहोर के आसपास के जो ज़िले हैं वो ज़िले जो हैं वो येलो कैटेगरी में उनको रखा गया, क्योंकि जो सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ था पुनीत, वो सिस्टम जबलपुर से होता हुआ भोपाल संभाग पहुंचा हुआ था और भोपाल संभाग के जो तमाम आसपास के जो ज़िले थे वहां पर 24 घंटे के अंदर काफ़ी बारिश हुई है और करीब अभी तक जो है वो 8 इंच तक बारिश हो चुकी है राजधानी भोपाल की बात करें तो। इसके अलावा अब ये सिस्टम जो है भोपाल से होता हुआ, हालांकि अब इसका जो प्रेशर है वो भोपाल में कम है, उसकी सक्रियता कम है, लेकिन ये सिस्टम अब आगे बढ़ता जा रहा है। यदि बात करें इंदौर संभाग की तो इंदौर संभाग में आने वाले जो 5 ज़िले हैं जिसमें झाबुआ है, धार है, खरगोन है, रतलाम है, ये जो 5 ज़िले हैं यहाँ पर अति बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी इसे रेड जोन में इन 5 ज़िलों को रखा गया, क्योंकि अब ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से जबलपुर से होता हुआ, भोपाल से होता हुआ अब इंदौर और जबलपुर संभाग में पहुँचा है, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, इस तरीके का अलर्ट जारी कर दिया गया और वहाँ पर सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग के द्वारा दिए गए हैं। फसल का भी इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो फसल थी, चाहे मूंग की फसल हो या दूसरी सीजन की फसल थी, वो जरूर इससे उसको नुकसान हुआ है। हालांकि अब आकलन भी सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कल जल भराव की स्थिति पुनीत, वो कम बारिश होने की वजह से, क्योंकि रात में उतनी 24 घंटे में जितनी बारिश हुई थी उतनी बारिश नहीं हुई, यही कारण है कि जो जल भराव था वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी जो राजधानी भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कोलार का दामखेड़ा इलाका हो या फिर
कटारा हिल्स के आगे के जो गांव है वहां पर जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई। यही कारण है कि वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। राजधानी भोपाल के बेरागढ़ की बात करें तो बेरागढ़ के आगे जो गांव बने हैं वहां पर भी जो तमाम नदियां, चाहे कलियासोत नदी हो या दूसरी नदियां, उसकी वजह से ये पानी लगातार भर रहा है। छोटा तालाब की भी यही स्थिति थी, शाहपुरा झील की भी यही स्थिति थी, क्योंकि कल जो ओवरफ्लो हुआ उसके कारण पानी जो है वो सड़क पे आया और सड़क से ये पानी कॉलोनियों के अंदर गया। छोटे तालाब की भी यही स्थिति थी। तलैया थाने के पीछे तमाम इलाके वहाँ पर पानी भरा गया था, तो अभी भी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, ये हालात हैं। और मनोज, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद अमला कितना अलर्ट पर हुआ है, और आपने जो बताया आसपास के क्षेत्र, भोपाल के आसपास जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है, कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद अमला एक्शन में भी नज़र आ रहा है। कॉलोनी के अंदर नगर निगम की टीमें जा रही है, एनडीआरएफ की टीम जा रही है, एसडीआरएफ की टीम जा रही है। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि लगातार जो अलर्ट जारी किए गए थे उसमें ये बताया गया था कि जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम है, जो इंदौर और उज्जैन संभाग पहुँच गया, इसके बावजूद भी एक सिस्टम पुनीत और डेवलप हो रहा है मध्य प्रदेश में। वो सिस्टम जो है आने वाले दिनों में वो सक्रिय हो जाएगा, और ऐसे में ये अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है कि करीब 1 से 2 हफ्ते तक इसी तरीके से बारिश होगी। चाहे वो सिस्टम, अब दूसरा सिस्टम जो बन रहा है, जो सक्रिय होगा इस सिस्टम के जाने के बाद, वो हो सकता है फिर से भोपाल, जबलपुर और तमाम जिलों से होकर फिर दूसरी जगह पे जाए। तो बारिश की संभावना आने वाले 1-2 हफ्ते तक है। यही वजह थी कि कल तमाम दिशा निर्देश दिए गए, और ख़ास तौर से कलेक्टरों को ये कहा गया है कि वो मौके पर जाकर देखें, स्थिति का जायजा ले, एसडीएम और तमाम जो नीचे के अमला है उसकी मॉनिटरिंग करें। और कमिश्नर को भी ये साफ कर दिया गया है कि वो अपने तमाम कलेक्टर्स की मॉनिटरिंग करे और तमाम स्थिति पर समीक्षा बैठक करे, ताकि जो लोग हैं उनको शिफ्ट करने का काम किया जा सके। हालांकि बारिश से पहले किस तरीके की तैयारी राजधानी भोपाल के अलावा दूसरे जिलों में थी, उसकी जरूर पोल खुलती हुई नजर आ रही, लेकिन सरकार एक्शन में यही कारण है कि अब प्रशासन को मौके पर जाना पड़ रहा है और तमाम तरीके की जो सरकारी भवन है आसपास के इलाकों में उनको जो है वो केंद्र बना दिया गया है। वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो ज़रूरत का सामान है वो लोगों को पहुँचाया जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। जो तमाम बीमारियों का और जो संक्रमण का डर है उसके लिहाज से भी जो है जो स्वास्थ्य विभाग के उसको भी अलर्ट किया गया है, वहाँ पर भी लोगों को मदद पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके से कल सरकार एक्शन में आई थी, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि ग्वालियर में एक मेगा इवेंट है, वहाँ पर सरकार के तमाम बड़े नेता मौजूद है। हालांकि उसके बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। राजगढ़ के खिलचीपुर में 2 युवकों ने शर्त में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। दरअसल नदी उफान पर है और ऐसे में राम बाबू और ओम प्रकाश नाम के युवकों ने उफनती नदी में कूदकर पहले निकलने की शर्त लगाई थी। तस्वीरों में आप पुलिया से युवक के कूदने की तस्वीर साफ देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे उफनती धारा के बीच युवक डूबने लगे और आसपास के लोग बचाने की कोशिश में जुट गए। उफनती धारा के बीच एक युवक का सिर दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद दूसरा युवक भी दिखता है। इस बीच स्थानीय लोग राम बाबू नाम के व्यक्ति को तो बचा लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश का कुछ भी पता नहीं चला। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली कि कोई कैसे जब मौत सामने खड़ी हो उसके बावजूद जो सैलाब है वो कितना तेज उसका बहाव ये भी नजर आ रहा है, लेकिन कोई ऐसे शर्त कैसे लगा सकता है? अपनी जान दांव पर लगा दी एक युवक, अब पता नहीं चल रहा उसका। जहां पर जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है, ऐसे में एक बड़ी लापरवाही का नजारा इन तस्वीरों में खुद ब खुद देखा जा सकता है। जिला प्रशासन हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन अपनी जान की परवाह करना हर इंसान की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया। दो दोस्त जो थे राम बाबू और ओम प्रकाश, दोनों के बीच में शर्त लगी
कि नदी में कूदकर पहले कौन बाहर निकलेगा, लेकिन वो शर्त जिंदगी पर यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। 1 किलोमीटर के दायरा के बाद लगभग रामबाबू तो किनारे पर लग गया लोगों की मदद से, लेकिन ओम प्रकाश लगभग 24 घंटे बीतने के बावजूद ओम प्रकाश का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आ रही है, दोनों ही दोस्त थे, दोनों युवकों के बीच में शर्त लगी थी, उस शर्त को लेकर यहाँ पर दोनों ने ही छलांग लगाई थी, लेकिन वो शर्त अब जिंदगी पर यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पुनीत, बिल्कुल जिंदगी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और देख सकते हैं कि समंदर सा नज़ारा यहाँ पर है। थोड़ी दूर तो वो खुद तैर कर गया है युवक और उसके बाद तो लहरें बहा कर ले गई हैं। राम बाबू से क्या बात हो पाई? क्या उसने उससे पश्चाताप हो रहा है, उसे दुख हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया? अपने दोस्त के बारे में अब कोई खबर नहीं लग पा रही उसको? पुरीत जैसी जो चर्चा हुई है, लेकिन अभी फिलहाल राम बाबू बदहवास की स्थिति में है, क्योंकि लगभग आप मान सकते हैं 1 से 2 किलोमीटर जब इतने बड़े सैलाब में आप बहकर अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से जब बचती है, तो आप मान सकते हैं कितनी बदहवास स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। एक जो शुरुआती दौर में जो राम बाबू से बात हुई, उसके अनुसार उसने बताया कि दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, लेकिन उस शर्त का खामियाजा यहाँ पर भुगता दोनों ने भुगता, जिसमें से अभी तक ओम प्रकाश का यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पाया है, फिलहाल लापता है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं गमजदा भी है अब राम बाबू, और इस चीज पर उसको एक गिल्टी भी यहाँ पर फील हो रही है कि शर्त की आड़ में जितना बड़ा उन्होंने रिस्क उठाया वो उन पर ही नहीं, उनके परिवार पर भी यहाँ पर भारी पड़ा है। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक व्यक्ति की तो जान बचा ली गई, लोगों ने मिलकर बचा लिया गया, लेकिन दूसरा दोस्त उसका पता नहीं चल पा रहा है। और ये शर्त लगी थी कि कौन पहले किनारे लगता है। देखिए क्या हालात हो गए। और राजगढ़ से अगली खबर भी आपको बता दें, बुजुर्ग और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पुलिसकर्मियों ने इन्हें बचाया है। मकान के अंदर ये लोग फंस गए थे और 2 बुजुर्ग और बच्चे बारिश की वजह से मकान में फंस गए थे तीनों। तलेन थाना क्षेत्र का ये मामला, देखिए ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है कि क्या हालात मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बने हैं। ये राजगढ़ की तस्वीर, मकान के अंदर फंस गए थे, बाद में पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू किया है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। विकास, ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कितना सैलाब का सितम जो है वो कितना बरपा है और लोग फंस गए थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इन लोगों की जान बचाई है। पुनीत, निश्चित रूप से पुलिस के लिए काफी सराहनीय काम है, पुलिस के लिए काफी सम्मानजनक यहाँ पर बात है। पिछले लगातार 3-4 दिनों से राजगढ़ जिले में पानी बरस रहा है, बारिश का दौर जारी है, अलर्ट भी यहाँ पर प्रशासन ने जारी कर रखा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर तलेन जो थाना क्षेत्र है, तलेन थाना क्षेत्र में जो नदी है वहाँ का जलस्तर बढ़ गया। कुछ मकान थे वो भी जो यहाँ पर डूब गए। मकान में एक परिवार के 2 बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी फंसे हुए थे, जिसकी सूचना जो नरसिंहगढ़ विधायक है राजवर्धन सिंह, उन्होंने इस बात की सूचना दी। तभी थाना प्रभारी जो वहाँ पर है, तलेन थाना प्रभारी विवेंद्रू, वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। टीम के साथ मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस बात का खुद फैसला लिया कि वो खुद ही रेस्क्यू करेंगे, और उन्होंने अपने खुद की भी जान हथेली पर लगाते हुए यहाँ पर रेस्क्यू किया और सकुशल दोनों बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति, जो 62 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है, उन तीनों की जान यहाँ पर बचाई। बच्चों को खुद अपने कंधों पर लेकर उन्होंने नदी के बाहर किया। पानी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ था, जल भराव था, उसको पार करते हुए उन्होंने बच्चों की और बुजुर्ग की जान बचाई। तो निश्चित रूप से काफी सराहनीय काम एक पुलिस टीम का, एक काफी बड़ा टीम वर्क यहाँ पर देखने मिला है, काफी अच्छी बात। और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने भी इस बात की काफी प्रशंसा की। उन्होंने भी यहाँ पर पुरस्कृत करने की बात की और उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए काफी अच्छी बात है, अच्छा मैसेज देने वाली बात है। वाकई सराहनीय काम, सराहनीय काम। थाना प्रभारी ने खुद उतर कर, ऐसा नहीं कि अपने माथे हाथों को उतार दिया, खुद वे सैलाब में उतरे और दोनों बच्चों को कंधे पर गोदी में उठाकर और इन बच्चों की, दोनों बच्चों की और बुजुर्ग की जान बचाई। वाकई में बहुत सराहना करनी बनती है ऐसे पुलिस के जवानों की, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं इस आफत के काल में, इस सैलाब काल में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर से खबर, आफत की बारिश यहां पर भी जारी है और शहर की शिवना नदी उफान पर आ गई है। छोटी पुलिया के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है और पुलिया के 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है।
पशुपतिनाथ मंदिर का पुराना रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 16 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं हालात के बारे में। नरेंद्र जी पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर में बारिश की एक लंबी खेच हो गई थी और हालात ये हो गए थे कि पेयजल संकट यहाँ पर गहरा गया था और जो नलों में पानी आता था वो 2 दिन छोड़ करके आ रहा था और लगातार इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही थी कि बारिश अब आ जाए। पिछले साल जो हालात थे, लगभग इस समय तक यहाँ पर 50 इंच बारिश हो चुकी थी और मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक बारिश वाले इलाके थे उसमें मंदसौर का भी नंबर था, लेकिन इस बार बारिश थी नहीं। लेकिन कल दोपहर 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी लगातार जारी है और एक ही रात की बारिश में 16 घंटे की बारिश में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शिवना और चंबल नदी जो है अपने पूरे उफान पर आ गई है। गांधी सागर बांध का जो जल स्तर 1300 फीट के करीब पहुंच चुका है और जो शिवना नदी है उसमें उफान के कारण जो है अब यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में, जैसा कहा जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में अगर शिवना नदी प्रवेश करती है और उनके चरण पखारती है तो ऐसा शुभ माना जाता है। तो लोग इस नजारे को देखने आए हैं। हालांकि अभी गर्भगृह से पानी काफी नीचे है, लेकिन लोगों ने एक राहत की सांस ली है कि बारिश अब हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश के कारण अलर्ट जारी किया है कि निचली बस्तियों में पानी भरे तो उसके लिए लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, कहां पर उनको ठहराया जाए। शिविर के अस्थायी कैंप की व्यवस्था पहले से कर ली है, क्योंकि पिछले साल का यहाँ पर अनुभव था कि यहाँ पर काफी बारिश हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर सीजन की जो पहली बारिश हुई है उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी है और लोग मिलाकर अभी हालात बिगड़ने जैसी स्थिति नहीं है। अभी लोगों के लिए ये बारिश बहुत ज्यादा आवश्यक थी, लोगों की जरूरत थी। तो अभी बारिश हालांकि हो रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक के बह जाने की हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तभी पानी के तेज बहाव में ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। तस्वीरों में दिखा कि ट्रक तेज गति से पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। पानी में गिरते ही ट्रक पूरी तरह से डूब गया। इस घटना के बाद पुल के किनारे खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ट्रक का ड्राइवर और उस पर सवार एक और आदमी सुरक्षित किनारे तक तैरकर पहुंच गए। तो ये तस्वीर देखिए कि कैसे ये सब कुछ हो गया। गुजरात के दाहोद की ये तस्वीर, ट्रक तेज रफ्तार में आता है और सीधे आने के बजाय पानी का सैलाब इतना ज्यादा है और रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये जाकर और सीधे जो पानी है उसके अंदर समा जाता है। गुजरात के दाहोद की तस्वीर, पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। फिर से देखिए तस्वीर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योपुर में मूसलाधार बारिश जारी है और बारिश की वजह से यहां पर पार्वती नदी उफान पर आ गई है। पार्वती नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लग गया है और राजस्थान से श्योपुर का संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें देखिए कि कितने उफान पर यहां पर नदी नाले सब कुछ आ गए हैं और कितने ऊपर से ये पानी बह रहा है। इसकी वजह से पूरा जो आवागमन है ये बाधित हो गया है। राजस्थान से पूरा संपर्क कट चुका है और पुल के ऊपर से जो पानी बह रहा है वो भी काफ़ी ऊपर से बह रहा है। और देखिए सावधानी भी यहाँ पर पहले से सावधानी का बोर्ड भी लगा है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ हालात, ये तस्वीरें जो आपके द्वारा भेजी गई हैं ये बता रही हैं कि क्या हालात यहाँ पर बन गए हैं। लोग फंस गए, राजस्थान की तरफ के लोग राजस्थान फंस गए, श्योपुर की तरफ के लोग वहीं फंस कर रह गए हैं और उफान पर नदी नाले। जी बिल्कुल, जिस तरीके के हालात यहाँ बने हैं, नदी उफान पर है और इसी की वजह से श्योपुर का कोटा, खातौली सहित कई बड़े शहरों से संपर्क टूट गया है और जिले का जो सुंडी गांव है वह भी टापू बन गया है। गांव में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत वहां नहीं है जिस वजह से प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन मौके पर बाढ़ राहत दल तैनात कर दिया गया है। खास बात यही है कि जो खातौली का पुल है उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से हर बार जब भी नदी में उफान आता है तो ये पुल डूब जाता है और बारिश बीत जाने के बाद इस पुल को बनाने की बातें लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस वजह से
हर साल की तरह देरी से सही, लेकिन इस साल भी वही दिक्कत लोगों को आ रही है। जाम में फंसे लोग नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, ये जो तस्वीरें आपने भेजी उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना ये पुल जो है ये नीचे बनाया गया है। सड़क इससे ऊंची नजर आ रही है, लेकिन पुल जो है वो काफी नीचा, और हर बार की तकलीफ, हर बार के हालात बन जाते हैं, और हर बार बातें भी होती है कि पुल बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल से खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल में आज लॉकडाउन है। रविवार का दिन लॉकडाउन के लिए पहले से तय है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो बारिश हो रही है, तमाम तरीके के हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बीच ये कतई नहीं भूलना है कि कोरोना काल भी है और ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है। तो पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। बारिश भी हो रही है, हालांकि भोपाल में कल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बारिश हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है, और इसके बावजूद यहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लॉकडाउन आज है, रविवार होने की वजह से पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लॉकडाउन जो है इस समय चल रहा है। रविवार के चलते लॉकडाउन किया जा रहा है। जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जगह जगह चौराहे तिराहे पर तैनात है। MP नगर के तिराहे पर भी ये गाड़ियाँ चेकिंग की जा रही। लगातार जो मास्क नहीं पहने हैं या फिर लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। गाड़ियों के नंबर नोट जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर कर रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और जो भी कलेक्टर की गाइडलाइन है, रविवार को जो लॉकडाउन के नियम है, यदि उनका पालन यहाँ पर नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो चालानी कार्रवाई है उसके तहत लोगों को ये समझाइश भी दी जा रही है कि बेवजह अपने घरों से ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन लगा है। रविवार को शासन के तमाम निर्देश हैं, मास्क पहनकर जो है वो निकलें, और जो ज़रूरी काम है उस ज़रूरी काम के तमाम दस्तावेज भी यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे कि किस काम के लिए वो अपने घरों से निकले हैं। यहाँ पे तमाम तरीके की जो गाइडलाइन है उसके तहत पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर रफ़ीक खान है, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या निर्देश मिले हैं आपको लॉकडाउन के तहत? लॉकडाउन में यह है कि अपन सोशल डिस्टेंस, पहले तो हमें स्वयं की सुरक्षा रखना है, सोशल डिस्टेंस बनाना, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। बिल्कुल, जो इमरजेंसी सेवाएं, चाहे एम्बुलेंस हो, दवा हो, तमाम तरीके की सेवाओं को जो है वह छोड़ा जा रहा है। बाकी लोगों को इस बात की समझाइश भी दी जा रही है कि वो अपने घरों से बेवजह ना निकले, ज़रूरी काम हो तभी वो अपने घरों से निकले, क्योंकि रविवार को शासन की तरफ से लॉकडाउन किया जाता है और आज भी लॉकडाउन है। यही कारण है कि पुलिस मुस्तैदी से तैनात है और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है, और जो उल्लंघन किया जा रहा है लोगों के द्वारा उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरामैन खिलान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मनोज हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि आज लॉकडाउन है, और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी है मनोज? आज बिल्कुल शहर भर में लॉकडाउन की वजह से जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और लगातार ये चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। यदि मास्क पहन के यदि कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता और बेवजह यदि वो घूमता है तो उस पर मास्क नहीं पहनने को लेकर 100 रुपये का चालान किया जाता है। इसके अलावा 179 धारा के तहत भी जो है मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है, और कलेक्टर की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये के चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। राजधानी भोपाल में करीब 50 से ज़्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए, जिसमें मुख्य चेकिंग पॉइंट 20 हैं, जहां पर अभी तक की जो चालानी कार्रवाई 3 घंटे के अंदर की गई है वो करीब 50 चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें मास्क नहीं पहनना और बेवजह घूमने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो बेवजह घूमने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। ग्वालियर में बीजेपी का मेगा शो कल हुआ था, दूसरा दिन आज है, और आज मुरैना की विधानसभा क्षेत्रों के लिए सदस्यता अभियान चलेगा। मुरैना, सुमावली, अंबा, दिमनी और जौरा विधानसभा के लोग बीजेपी में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में रण का शंखनाद किया, और कल के मेगा शो में सिंधिया, सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा VD शर्मा जैसे दिग्गजों ने हुंकार भरी और सदस्यता अभियान का आगाज किया।
सुशील हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, आज का क्या कार्यक्रम है? आ रहा है। विधानसभा सीटों के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल होंगे। आज अभी 10:30 बजे पहला कार्यक्रम होगा मेला ग्राउंड पर, और इसके बाद जो है लगातार आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में ग्वालियर की 2 विधानसभा सीटों के और मुरैना की 5 विधानसभा सीटों के कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेंगे। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। इन कार्यक्रमों के साथ ही आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर में आए हुए हैं। वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और संभवतः सदस्यता अभियान पर भी वो निशाना साधेंगे। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव से पहले सदस्यता अभियान एक महाअभियान बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और कांग्रेस लगातार इसकी घेराबंदी कर रही, विरोध प्रदर्शन कर जो है चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तो साफ तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में अब उपचुनाव का आगाज यहाँ हो चुका है प्रचार के जरिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। सुबह की बड़ी खबर जारी है, आगे बढ़ते हैं। एमपी कांग्रेस ने 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है और ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ताओं और नागरिकों की शिकायतों को यह कमेटी सुनेगी। कार्यकर्ताओं पर जो झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है और दूसरे मामले जो हैं उनकी पड़ताल की जाएगी। अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल इस समिति में शामिल किए गए। 28 अगस्त को यह समिति दतिया जाएगी और स्थानीय लोगों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेगी। और अगली खबर इंदौर से, जहां जो जोरदार बारिश हुई है, 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया इंदौर में। ये बता रहे हैं आपको, 24 घंटे में 12.5 इंच बारिश हुई और अब तक 32.5 इंच बारिश हो चुकी है। अगले 2 दिन भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट इंदौर में जारी किया गया है। तो 100 साल का रिकॉर्ड इंदौर में बारिश से टूट गया। 24 घंटे में 12.5 इंच बारिश हो गई है। 1 फीट से ज्यादा बारिश 24 घंटे में ही हो गई और 100 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि ये टूट गया है। 24 घंटे में 12.5 इंच बारिश हुई और अब तक 32.5 इंच बारिश दर्ज हुई है और इसमें 12.5 इंच जो है वो केवल एक ही दिन में बारिश हो गई। इसके पहले 20 इंच बारिश ही हुई थी और अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल पुनीत, 12.5 इंच जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, उससे 100 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। क्योंकि इतनी तेज बारिश इंदौर में कभी नहीं हुई थी। और हम आपको बता दें कि इंदौर में जो 50 से ज्यादा कॉलोनियां अभी भी पानी से डूबी हुई हैं, उनसे अब पानी निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 40 से ज्यादा बस्तियां हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है, उनका पानी अब धीरे धीरे निकल रहा है। हालांकि अच्छी बात है कि आज अभी थोड़ी बारिश कम हुई है और बहुत रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन और मुसीबत भरे होंगे इंदौर वासियों के लिए। अभी भी कई जगह बिजली सप्लाई पूरी तरह से सही नहीं हो पाई है और इसके अलावा तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इंदौर की सड़कों पर पहली बार नाव चलानी पड़ी किला मैदान की बस्तियों में। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज बारिश इंदौर में हुई है और अगले 2 दिन और मुसीबत भरे होने वाले हैं इंदौर वासियों के लिए। व्यवस्थाओं को कैसे संभाला गया है, कैसे ये जो लोग फंस गए या जो निचली बस्तियां हैं वहां पर लोग परेशान हुए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और उनको खाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा की गई है। साथ ही जो भी जल भराव वाले क्षेत्र वहां से लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर भी ठहरा दिया गया है। और जब पानी उतर जाएगा, पानी का वेग कम हो जाएगा, तब उसके बाद उन स्थानों को फिर इन लोगों को भेजा जाएगा अपने घरों की ओर। लेकिन जब तक तेज बारिश का अलर्ट है और जब तक बारिश होगी, 31 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तब तक तो इन लोगों को इन्हीं रेस्क्यू कैंप में ही रहना होगा। हालांकि वहां पर
खाने पीने और दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अरुण, आज कोरोना काल भी चल रहा है और जो हालात बने बारिश की वजह से वो भी बने हैं। आज रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहता है प्रदेश में, और जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद स्वाभाविक बात है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, कुछ सामान लेने बाहर भी निकल सकते हैं, और क्या टोटल लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ राहत दी गई है? कैसे मैनेज किया जा रहा है? नहीं, संडे है और टोटल लॉकडाउन है। इसमें बाहर कोई सामान निकलने की गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई बाहर निकलेगा, क्योंकि जो भी लोग हैं उनको जिला प्रशासन और नगर निगम ही राहत सामग्री पहुंचाएगी और आम लोगों को भी बाहर नहीं निकलना। और दूसरी बड़ी बात, ना तो कोई तरह की कोई दुकानें खुलेंगी, ना कोई संस्थान खुलेंगे, ना ही कोई प्राइवेट ऑफिसेस खुलेंगे। तो ऐसे में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। आज ही 194 नए मरीज सामने आए हैं और 3300 से ज्यादा मरीज इस महीने अभी तक आ चुके हैं इंदौर में कोरोना पॉजिटिव, और 360 की मौत हो चुकी है। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और इसीलिए मार्केट तो पूरी तरह से बंद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इससे जानकारी के लिए। जो हालात हैं और कैसे उनको ठीक किया जा रहा है, इस पर भी आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट और दिया गया है कि 2 दिन और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है ये इंदौर के लिए, और 100 साल का रिकॉर्ड इंदौर में टूट गया। सुशांत केस की बात कर लेते हैं, जिसमें सीबीआई जांच का तीसरा दिन है और कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि रिया से भी आज पूछताछ हो सकती है सीबीआई की तरफ से। रिया के परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई चाबी वाले से भी आज पूछताछ कर सकती है, जिसने रूम खोला था, उसका लॉक खोला था, उससे भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। तो सीबीआई जांच का आज ये तीसरा दिन है और कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। रिया से भी पूछताछ आज की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। सीबीआई अपनी गति में आ गई है और पूरे मामले को खंगालना शुरू कर दिया गया है। चाबी बनाने वाले शख्स से, जिसने चाबी बनाई थी रूम की और उसी के बाद खोला गया था, तो उससे भी पूछताछ की जा सकती है। रिया के परिवार वालों से भी पूछताछ हो सकती है। सीन भी रिक्रिएट कर लिया गया था कल। अमित राय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इस मामले में अपडेट उन्हीं से लेते हैं। अभी तक अमित, क्या क्या हो चुका है? सीबीआई ने अपनी जांच कहां तक पहुंचाई है? आज पूछताछ भी हो सकती है परिवार वालों से, रिया से खुद से पूछताछ हो सकती है, जिसने चाबी बनाई थी रूम की उससे भी हो सकती है। देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज शायद रिया और उनके परिवार से पूछताछ हो सकती है, चाबी वाले से पूछताछ हो सकती है। हालांकि अभी सिद्धार्थ पिठानी को जो है बुलाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। देखिए, इस केस में अभी तक सिद्धार्थ पिठानी, कुक जो है नीरज, दीपेश सावंत, अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी, और उसके अलावा जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन आयो है वेल्लेकर, और इसके अलावा जो 5 डॉक्टर है कूपर अस्पताल के, और उसके अलावा जो कल जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी तो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास के लोगों से, यानी कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 10 से ऊपर लोगों से अभी तक सीबीआई ने जो है पूछताछ की है। और काफी अहम जानकारियां जो है सीबीआई को हाथ लगे हैं। चूंकि सिद्धार्थ पिठानी एक अहम सदस्य है, जिस दिन ये वाकया हुआ सिद्धार्थ पिठानी वहां मौजूद था, उसने ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला गया, उसने ही चाबी वाले को बुलाया, चाबी वाला आया, उसने लॉक तोड़ा और सबसे पहले घर में घुसने वाले जो थे सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश। उसके बाद जो था कुक नीरज था, उन्होंने लटके हुए देखा सुशांत सिंह राजपूत को, उन्होंने चाकू से जो है फंदे को काटा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि चाकू कहां से आया, किसके कहने पे शव को उतारा गया। और 8 तारीख को जो है जब रिया घर छोड़ के गई थी, उसके बाद भी जो है सिद्धार्थ पिठानी जो है रिया के पक्ष में था। सिद्धार्थ पिठानी ने जो जीजा है सुशांत सिंह राजपूत के, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की थी कि उन्हें डरा रहे, धमका रहे, रिया के खिलाफ बयान देने के लिए जो है जबरन प्रेशर कर रहे हैं। और इन सारी चीजों की वजह से सिद्धार्थ पिठानी जो है घेरे में है, संदेह के घेरे में है। और आज दूसरा दिन है सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के लिए। कुक नीरज उस समय मौजूद था और कुक नीरज से भी जो है कल पूछताछ हुई, परसों भी पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि वही दरवाजा खटखटाने गया था, सुबह उसने ही पानी दिया था, उसके बाद जूस दिया था, तो उससे भी लगातार पूछताछ जो है 2 दिन तक हुई। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई। सैमुअल मिरांडा जो हाउस मैनेजर था, घर की पूरी जिम्मेदारी, उनके फार्म हाउस की जिम्मेदारी, नौकरों को सैलरी देना, ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। लेकिन जब अंतिम समय में जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है 2 सिम यूज करते थे, उसमें से एक सिम जो था वो सैमुअल मिरांडा के नाम पर था
और सैमुअल मिरांडा को जो है रिया ने जो है लगवाया था। परसों जो है 5 घंटे उससे भी पूछताछ हुई। तो लगातार एक के बाद एक पूछताछ हो रही। सबसे अहम कड़ी ये भी देखी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक टीम जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। वहां संबंधित अधिकारियों से पूछताछ हुई जो मौका वारदात में 14 तारीख को मौजूद थे और जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना साथ निभाया था। क्योंकि यहाँ पे 3 जो है गलत चीजें निकल के सामने आ रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली कि डेथ का टाइम जो है वो दर्ज नहीं था। दूसरी जो कुक नीरज ने बताया कि सुबह उन्होंने जूस दिया था, तो जूस का जिक्र जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। और तीसरी बात है जो उनकी ऑस्मोटिक जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि उनके गले पे एक दाग था। ये दाग ये दर्शाता है शायद जो है किसी रस्सी से या रस्सी जैसी किसी चीज से जो है उनका गला घोटा हो। तो इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर जो पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ की सीबीआई ने और उनकी एक टीम जो है ऊपर अस्पताल पहुंची जहां पे 5 डॉक्टरों से पूछताछ हुई। वहां पर एक जानकारी निकल के जो सबसे महत्वपूर्ण सामने आई, जब पुलिस ने ये पूछा कि देर रात पोस्टमार्टम क्यों हुआ, अब कोविड जो कराया गया था उसके रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया। तो डॉक्टरों ने पुलिस को यह बताया कि मुंबई पुलिस के निर्देश के अनुसार उन्होंने रात को ही पोस्टमार्टम किया, यानी मुंबई पुलिस का प्रेशर था डॉक्टरों पे। ये सारी अहम जानकारी निकल सामने आई। और कल जो सीन रिक्रिएट किया गया वहां पर सुशांत के घर पे, तो आस पड़ोस के जितने भी बंगलो हैं, घर है, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग छत से की गई। ये देखा गया कहां का सीसीटीवी है, जिस बिल्डिंग में सीसीटीवी है उसका फ्रंट जो है फ्रंट गेट पे आता सुशांत सिंह राजपूत के घर के, वहां पे जाकर लोगों से पूछताछ की गई। एक महत्वपूर्ण कड़ी और निकल सामने आई। कल अब पड़ोस में रहने वाली एक महिला सामने आई। उन्होंने ये बोला कि अक्सर ये देखा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की जो लाइट थी वो सुबह 3-4 बजे तक जलती थी, लेकिन उस दिन यानी 13 तारीख की रात को जो है लाइट 10:30 बजे ही बंद हो गई। सिर्फ किचन की लाइट जो है चालू थी। तो ये कयास लगाया जा रहा है क्या रात को ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी। तो ये भी संभावना जताई जा रही है और उस महिला से भी जो है सीबीआई पूछताछ करेगी। तो आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया से पूछताछ हो सकती है। हालांकि रिया अपना लोकेशन बदल रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले शायद वो दिल्ली भी गई थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इस समय रिया के घर पे उनके पिता और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती मौजूद है, लेकिन जो गार्ड बता रहे हैं कि रिया जो है आती है जाती है, देर रात तो घर पे पहुंचती है, अक्सर उस समय कहां बिता रही है दिन भर ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। तो सूत्र बता रहे हैं आज शायद रिया से पूछताछ हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट है, 56 लोगों के जो बयान लिए गए थे उसकी जो रिपोर्ट, सब कुछ जो है यहाँ पे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया और अहम सारे गवाहों से पूछताछ भी हो चुकी है। तो आज तीसरा दिन है और 3 दिन में सीबीआई ने जिस तरह से हरकत अपनी तेज की है, निश्चित तौर पर रिया खेमे के लिए मुंबई पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विस्तार से पूरे मामले को समझा रहे थे हमारे सहयोगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रायपुर की करते हैं। आज पूर्ण लॉकडाउन यहां पर रहने वाला है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इतवार के दिन पूरा लॉकडाउन रखा जाता है और उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह लॉकडाउन है और रायपुर में कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए प्रशासन का यह फैसला है। रायपुर में हर रोज बड़ी संख्या में मामला कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है और आज चाहे बाजार हो, चाहे तमाम जो संस्थान, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ये जो है वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं कि आज रविवार को जगह जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जगह जगह पर अगर हम बात करें तो नगर निगम की टीम जो है वो निकलती है कि कोई बाजार तो नहीं लगाया गया है और इसके साथ जो है किसी तरह का नियम का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी तरह की भीड़ न बढ़ाएं। हालांकि आप देख सकते हैं कि आज छुट्टी का दिन है तो अमूमन इस समय पर रोज उस तरह से भीड़ नहीं दिखाई देती, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर भीड़ उमड़ने लगी है। तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन तो करा दिया जाता है, लेकिन लोग अपने घरों से निकलने का मोह नहीं छोड़ पाते हैं और ये वजह है कि दुकानें बंद होने के बाद में भी अगर हम बात करें तो शहर के भीतर भीड़ दिखाई देती है। कैंपस से सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुकी हैं, जानकारी दे रही थी। ममता से कुछ और जानकारियां भी लेते हैं। ममता, ये आपने बताया, तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लॉकडाउन जो है उसका पालन करवाया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं
कि ये लॉकडाउन आखिर है किसके लिए? ये दुकानों को बंद करने के लिए है या लोगों को बाहर न निकलने देने के लिए? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। इतवार के दिन अमूमन कोरोना काल ना भी हो तो इतनी भीड़ तो नज़र आ ही जाती थी पहले भी, और उतनी ही भीड़ नज़र आ रही है। तो ये कैसा लॉकडाउन है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रोज राजधानी रायपुर में मरीज आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है कि एक दिन तो कम से कम टोटल लॉकडाउन किया जाए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जयस्तंभ चौक का नजारा है, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आम सुबह पर 9 साढ़े 9 बजे इसी तरह का नजारा रहता है, और वही नजारा जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। दुकानें जरूर बंद है, और अगर हम बात करें तो वैसे भी अगर ये छुट्टी के दिन, रविवार के दिन यहाँ पर जयस्तंभ चौक के आसपास की दुकानें बंद रहती, तो दुकानें तो वैसे भी बंद रहती, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं वो जो मोह घर से बाहर निकलने का वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि ये कहा गया है कि दुकानों में कम से कम भीड़ न रहे। छुट्टी का दिन होने के चलते लोग एक साथ दुकानों में न उमड़े करके भी ये लॉकडाउन लगाया गया है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आप तो चौराहे पर के पास ही खड़ी हुई हैं और तस्वीरें भी दिखा रही हैं। थोड़ा दिखाएं, कैमरामैन से कहें कि क्या कहीं पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं कि केवल बैरिकेडिंग लगाकर भूल गए? बिल्कुल, देखिए हर बार ये कहा जा रहा था कि टोटल लॉकडाउन को अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, बिना मास्क के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, या कुछ लोगों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर मास्क लगाया है। और लेकिन वही है कि नियम कायदों की जो बात की जाती है, तो सख्ती जिस तरीके से होनी चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, उस सख्ती में भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो ढील साफ तौर पर दिखाई देती है। ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जो हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से चेकिंग होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं, क्या काम से आप निकल रहे हैं, ये भी सवाल बन रहा है क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल बैरिकेड्स लगा दी गए, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हमेशा चौराहे पर तैनात रहते हैं वही तैनात हैं, बाकी ज्यादा कोई पुलिस पूछताछ करती हुई यहां नजर नहीं आ रही। भीड़ रोजाना की तरह नजर आ रही है। सवाल यही है कि लॉकडाउन ये कैसा है? इतवार के दिन अगर लॉकडाउन है तो क्या इस प्रकार का लॉकडाउन रखा गया? शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।